सुबह के 7 बजे अक्टूबर का महीना और देहरादून की पहाड़ियों को स्पर्श करता हुआ सूरज घाटी में पसर रहा था। अवंती गमले में लगे फूलों के पौधों में पानी दे रही थी। सूरज की किरण अवंती के चेहरे पर पड़ रही थी तो सूरज की सफ़ेद रोशनी में अवंती के चेहरे की लालिमा सिंदूरी रंगत दे रही थी। अवंती गमलों में पानी देते हुए धीमी स्वर में पुरानी फिल्म का एक गीत गुनगुना रही थी। वह गीत गुनगुनाते हुए डहेलिया के पीले फूलों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि फूलों का जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन वह सृष्टि की सर्वोत्तम संरचना है जो अपने संपूर्ण जीवन में उत्साह और उमंग से भरे होते हैं। एक फूल के जीवन में निराशा उसके मुरझाने की परिणति नहीं है। फूल का मुरझाना तो उसके जीवन काल का उत्तरार्ध और यौवन का अंत है, जो कि नियति के शाश्वत नियम के तहत होता है। अवंती! माँ की आवाज ने अवंती के विचारों के क्रम को तोड़ा। माँ की आवाज सुनकर अवंती ने कहा, आई माँ। उसने गमले में पानी डालने वाले पात्र को आंगन के एक तरफ रखा और वह तेज तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। माँ किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। गैस स्टोव के एक चूल्हे पर भिंडी की सब्जी बन रही थी तो दूसरे चूल्हे पर केतली में चाय उबल रही थी। अवंती की माँ ने चूल्हे से केतली को उतारकर 3 कप में चाय छान कर डाल दी। किचन में पहुंचते ही अवंती ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को तेजी से फेफड़ों के अंदर खींचा। वह अदरक और इलायची की खुशबू से अपने मन मस्तिष्क को तरबतर करना चाह रही थी। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और उसे चाय का कप देते हुए वह बोली, ले। अवंती ने चाय का कप माँ के हाथ से लिया और फिर वह किचन से सीधे बैठक कक्ष में जाकर चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ने लगी। थोड़ी देर में चाय पीने के बाद उसने अखबार को समेट कर टेबल पर रख दिया। अवंती, फोन आया है। माँ ने जोर से अवंती को आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर वह अपने कमरे की तरफ तेज तेज कदमों से गई। उसके बिस्तर पर रखे मोबाइल में घंटी बज रही थी। जब तक वह मोबाइल तक पहुंचती तब तक फोन की घंटी बंद हो गई थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो आगरा का फोन था। आगरा अवंती का मंगेतर था। वह दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अवंती ने आगरा को फ़ोन लगाया। आगरा के मोबाइल पर घंटी गई लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अवंती ने फिर से आगरा को फ़ोन लगाया। इस बार भी आगरा के फ़ोन पर घंटी गई लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अवंती ने सोचा कि हो सकता है कि आगरा व्यस्त हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। उसने अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाया और वह माँ के साथ हाथ बटाने किचन में चली गई। उसने अपनी माँ को बताया कि आगरा का फ़ोन आया था और वह फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने दोबारा आगरा को फ़ोन लगाया तो आगरा ने भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। माँ ने भी उसे बताया कि हो सकता है कि आगरा व्यस्त हो और इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा हो। माँ ने अवंती से कहा कि वह बाद में समय मिलते ही आगरा को फ़ोन कर दे। अवंती की 20 दिन पहले ही विजयदशमी के दिन आगरा से सगाई हुई थी। आगरा का परिवार दिल्ली के वसुंधरा में रहता था। अवंती ने बीएससी के बाद बीएड किया था। वह एमएससी फिजिक्स से करना चाह रही थी, इसलिए उसने शहर के महाविद्यालय में एमएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जहां उसका मेरिट के आधार पर चयन हो गया था। पिछले 1 हफ्ते से उसके कॉलेज में एमएससी प्रथम वर्ष की कक्षाएं संचालित हो रही थी, लेकिन अवंती क्लास नहीं ले पाई थी। अवंती ने माँ से कहा कि अब वह कॉलेज जाने की तैयारी करेगी और अवंती सीधे किचन से बाथरूम में नहाने चली गई। सुबह के 9 बजे अवंती कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि वह कॉलेज जा रही है। माँ ने उससे कहा कि वह नाश्ता करके कॉलेज जाए, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज में उसे ज़्यादा देर तक रुकना पड़े। माँ के कहने पर अवंती ने नाश्ता किया और वह घर से सीधे पैदल पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ चली गई। ऑटो स्टैंड पहुंचते ही उसे कॉलेज की तरफ जाने वाला ऑटो मिल गया और वह ऑटो में बैठ गई। ऑटो ड्राइवर जगह जगह पर सवारियां उतार और चढ़ा रहा था। ऑटो में बैठे बैठे अवंती को आगरा का ख्याल आया। आगरा से उसकी सगाई को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे।
लेकिन उससे बात करते हुए अवंती को अजीब सी बेचैनी होती थी। आग्रह कहता, लड़कियां जीन्स में अच्छी नहीं लगती। क्या सूट पहना है? फूल पत्तियां क्यों उगाती हो? क्या मिल जाएगा फूल पत्तियां उगाकर? जब भी आगरा का फोन आता, अवंती मन महसूस कर उससे बात करती। बात भी ऐसी होती कि आग्रह उधर से बोलता और इधर से अवंती की बातें हाँ हूं तक ही सीमित रहती। लेकिन अवंती सोचती कि धीरे धीरे आग्रह उसकी भावनाओं को समझ जाएगा और शायद तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगभग 1 घंटे बाद ऑटो अवंती के कॉलेज के गेट के सामने रुका। अवंती ने ऑटो वाले को ऑटो का किराया दिया और वो कॉलेज के गेट से होते हुए सीधे फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वह फिजिक्स डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। डिपार्टमेंट के बाहर लड़के लड़कियां खड़े खड़े आपस में बात कर रहे थे। अवंती ने बीएससी और बीएड दूसरे कॉलेज से किया था। यह वाला कॉलेज उसके लिए बिल्कुल नया था। अवंती ने एक लड़की के करीब जाकर उससे पूछा, आज क्लास नहीं चल रही है क्या? उस लड़की ने फीके स्वर में कहा, नहीं। फिर अवंती ने उससे पूछा, क्यों? इस बार लड़की को अवंती का सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने अवंती के प्रश्न का जवाब दे दिया और कहा, आज एमएससी फाइनल वाले हमें इंट्रो पार्टी दे रहे हैं। और अवंती के मुंह से निकला, ओह। इतना कहकर वह क्लासरूम के अंदर चली गई। क्लासरूम में एमएससी फाइनल वाले छात्र छात्राएं इंट्रो पार्टी की तैयारी कर रहे थे। रंग बिरंगे गुब्बारे और डिजाइनर कागज की लड़ियां कमरे के ऊपर लटकाई जा रही थी। व्याख्यान मंच सजाया जा रहा था। मंच के एक तरफ साउंड सिस्टम लगा था। एमएससी फाइनल के लड़की लड़कियां कमरे की सजावट करने में व्यस्त थे। एमएससी फाइनल के 2 छात्र तरंग व आकृत गुब्बारे फुलाकर लगा रहे थे कि तरंग की नज़र क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी अवंती पर गई। तरंग ने आकृत के पेट पर हल्के से अपनी कोहनी मारी। गुब्बारे फुलाने में तल्लीन आकृत ने चौंकते हुए तरंग की तरफ देखा। तरंग ने अपनी आंखें क्लासरूम के दरवाजे की तरफ घुमाकर आकृत को उस तरफ देखने का इशारा किया। आकृत ने क्लासरूम के दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई तो अवंती को देखता ही रह गया। उसने एक क्षण के लिए अपनी पलकें बंद की। क्या गजब का सौंदर्य था। पीले सूट में अवंती का चेहरा सुनहरी रंग जैसा दमक रहा था। लगभग 5 फुट 5 इंच की लंबाई, गर्दन सुराही की तरह लंबी, नाव की तरह बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक बिखरे बाल। जैसे ही आकृति ने अपनी पलकें खोली और उसने क्लासरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। पल भर के लिए उसे लगा कि कहीं उसने सपना तो नहीं देख लिया। वह बदहवास सा दरवाजे की तरफ देख रहा था। तरंग ने आकृति की तरफ देखा और उसे अपनी दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए बोला, अबे तुझे क्या हुआ? आकृत हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। फिर उसने तरंग से पूछा, कहाँ गई? कौन थी? और तब तरंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद फ्रेशर है। फिर तरंग ने आकृत का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चल बाहर देखते हैं कौन है वह। तब तरंग और आकृत ने गुब्बारे एक तरफ रखे और वे दोनों क्लासरूम के बाहर आ गए। क्लासरूम के बाहर एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थी। तरंग और आकृत एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के करीब जाकर उन्हें गौर से देख रहे थे। उस समय उन दोनों के व्यवहार को एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैरानी से देख रहे थे। पर उन दोनों को पीले सूट वाली लड़की अवंती कहीं नहीं दिखी। दरअसल अवंती अपनी फीस की आंकना करवाने फिजिक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय में गई थी। तरंग और आकृत दोनों ही कुछ देर में निराश होकर क्लासरूम में वापस आकर कमरे की सजावट करने में लग गए थे। उस दिन 12 बजे के लगभग एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को क्लासरूम के अंदर बुलाया गया। व्याख्यान मंच के पीछे की दीवार रंग बिरंगे गुब्बारे और कागज की लड़ियों से सजी हुई थी। एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं कक्ष में प्रवेश कर रहे थे और एमएससी फाइनल के छात्र छात्राएं वेलकम वेलकम कहकर उनका स्वागत कर रहे थे। एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया। एमएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने आदेश का पालन किया
और वह निर्धारित सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में एमएससी अंतिम वर्ष का छात्र आकृत अपने एक हाथ में कॉर्डलेस माइक पकड़े व्याख्यान मंच पर आया। क्रीम कलर की कमीज और काली पैंट पहने आकृत को देखकर अवंती के हृदय की धड़कन तेज हुई। उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। न जाने क्यों उस समय उसे व्याख्यान मंच पर कॉर्डलेस माइक पकड़े लड़के के लिए आकर्षण बढ़ रहा था। तभी उसे आग्रह का ध्यान आया और एक ही झटके में उसने व्याख्यान मंच पर खड़े लड़के को अपने मन मस्तिष्क से बाहर कर दिया। आकृति ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वह बोला, हाय, मैं आकृत एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप सभी का इस इंट्रो पार्टी में स्वागत करता हूँ। आज की पार्टी का एक खास इवेंट यह है कि आप सभी अपना परिचय देंगे। साथ में आपको एक टास्क दिया जाएगा। अपने इस टास्क के साथ अपना परिचय पूरा करना है। एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स ने एमएससी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए एक लॉटरी सिस्टम बनाया था, जिसमें एक बक्से के अंदर पर्चियां डाली गई थी। पर्चियों में फिल्मी गीत, भजन, डांस, जानवरों की आवाज़ जैसे कई टास्क लिखे थे। एक पर्ची पर एक ही टास्क लिखा था। एक एक कर एमएससी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट मंच पर आ रहे थे और जैसे तैसे कर अपना टास्क पूरा कर रहे थे। अवंती सबसे पीछे थी, क्योंकि आज अवंती का एमएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में पहला दिन था, इसलिए उसे पहले से पता नहीं था कि आज इंट्रो पार्टी है। उसकी कक्षा के सभी स्टूडेंट्स को पता था कि इंट्रो पार्टी में क्या क्या इवेंट होते हैं, इसलिए वे लोग हल्की फुल्की तैयारी करके आए थे। अवंती धीरे धीरे मंच की तरफ गई। उसने पर्ची उठाने के लिए मंच के एक किनारे रखे बॉक्स के अंदर अपना बायां हाथ डाला। उसके हृदय की धड़कनें तेज तेज चल रही थी। उसने एक झटके से पर्ची निकालकर स्टेज पर खड़े आकृति के हाथ में थमा दी। आकृति तो अवंती को तब से निहारे जा रहा था जब वह पर्ची उठाने के लिए अपनी सीट से उठकर मंच की तरफ जा रही थी। आकृत यंत्रवत खड़ा अवंती को निहार रहा था। जैसे ही अवंती ने पर्ची आकृति के हाथ में थमाई तो वह थोड़ा सा लड़खड़ाया और अपनी होश आवास में लौट आया। आकृति ने पर्ची खोली और वह जोर से बोला, मिस, आपका टास्क है पुरानी हिंदी फिल्म का कोई गीत। यह सुनकर अवंती हौले से मुस्कुराई, क्योंकि उसे पुरानी फिल्मों के गीत सुनना और गुनगुनाना बहुत पसंद था। और आकृति ने कॉर्डलेस माइक अवंती के हाथ में थमाया और अवंती ने धीरे से कहा, हाय, मैं अवंती एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा। मैं पेश कर रही हूँ फिल्म शोर का गाना एक प्यार का नगमा है। अवंती ने गीत की 3 अंतरा गाए और धन्यवाद कहकर मंच से उतरकर अपनी सीट पर बैठ गई। एमएससी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स की तरह ही एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स ने अपना परिचय दिया, लेकिन उनके लिए कोई टास्क नहीं था। अंत में आकृति ने अपनी कविता की पंक्तियां सुनाई। कल तक थे हम अजनबी, आज चेहरे आम हो गए, मिलने जुलने के दौर आज से शुरू हो गए। इंट्रो पार्टी के अंत में नाश्ते की व्यवस्था थी। अवंती भी नाश्ता करने लगी और दूर से आकृत कनखियों से उसे निहार रहा था। उस दिन इंट्रो पार्टी दोपहर के 3 बजे समाप्त हुई और उसके बाद सभी छात्र छात्राएं अपने घर की ओर चले गए। अवंती भी 4 बजे अपने घर पहुंची। माँ घर के आंगन में बैठी चाय पी रही थी। जैसे ही अवंती घर का गेट खोलकर आंगन में पहुंची तो माँ ने कहा, बहुत देर कर दी बेटा। अवंती ने माँ की तरफ देखा और माँ से मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आज कॉलेज में इंट्रो पार्टी थी और एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स ने हमें परिचय पार्टी दी माँ। अवंती की बात सुनकर उसकी माँ के मुंह से निकला, ओह। फिर वह बोली, बेटा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। और अवंती वहीं आंगन में रखी एक कुर्सी में बैठ गई। उसने अपनी पलकें बंद की और उसके मस्तिष्क में इंट्रो पार्टी के दृश्य तैरने लगे। वो बहुत खुश थी। जो गाना उसने इंट्रो पार्टी में गाया था वह उसे फिर से गुनगुनाने लगी। अपने एक हाथ में चाय का कप लेकर अवंती के सामने खड़ी उसकी माँ ने आवाज दी, अवंती। तब अवंती के मुंह से निकला, हाँ। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली। सामने माँ को देखकर वह मुस्कुराई। माँ ने कहा, कहाँ खो गई थी?
अवंती ने माँ के हाथ से चाय का कप लेकर अपने हाथ में पकड़ा और बोली, सच्ची माँ, मैं आज अपने कॉलेज की इंट्रो पार्टी की याद में खो गई थी। और माँ के मुंह से निकला, अच्छा। इतना कहकर माँ अवंती के पास रखी खाली कुर्सी में बैठ गई। अवंती ने फिर कहा, माँ, मुझे पुरानी हिंदी फिल्म का गीत गाने का टास्क मिला और मैंने फिल्म शोर का एक प्यार का नगमा गाना गाया। इतना कहकर अवंती चाय पीने लगी। उसके मन मस्तिष्क में इंट्रो पार्टी का नशा छाया हुआ था। अवंती चाय पी चुकी थी। उसने अपनी चाय का खाली कप उठाया और वह कुर्सी से उठकर सीधे किचन में गई। खाली कप को किचन में रखकर वह सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में वह अपनी माँ के साथ बैठने घर के आंगन में आ गई। माँ ने उसकी तरफ देखा और उससे बोली, बेटा, आगरा से बात हुई तेरी? माँ के मुंह से आगरा के बारे में सुनकर उसे अटपटा लगा। जो सुकून और आनंद उसके मन मस्तिष्क में उमड़ रहा था, आगरा के जिक्र ने जैसे उसे सहसा थाम कर बेचैनी में बदल दिया था। उसका चेहरा रुआंसा हो गया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, 3-4 बार आगरा का फ़ोन लगाया मैंने, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वह बिजी रहा होगा, शाम को फिर एक बार उससे बात कर ले। और अवंती ने कहा, ठीक है माँ। उस दिन अवंती ने रात के 9 बजे आगरा को अपने मोबाइल से फ़ोन लगाया। उधर फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन आगरा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अवंती सोचने लगी कि अब तक तो आगरा ऑफिस से घर पहुंच गया होगा, उसे उसका फ़ोन तो रिसीव करना ही चाहिए। 5 मिनट बाद उसने फिर से आगरा को फ़ोन लगाया। इस बार आगरा ने अवंती को का फ़ोन उठाया। इधर से अवंती ने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो। उधर से आगरा ने कहा, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। इधर से अवंती ने कहा, कैसे हो? उधर से आगरा ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुमने सुबह मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? इधर से अवंती ने कहा, वह मैं। अवंती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उधर से आगरा बोला, अवंती देखो, यह बात ठीक नहीं है। माना कि तुम बहुत पढ़ना चाह रही हो, लेकिन मैं अगर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो कम से कम मेरा फ़ोन तो रिसीव किया करो। इतनी व्यस्तता के बावजूद मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव कर तुमसे बात कर रहा हूँ। इतना सब आगरा ने एक सांस में ही कह दिया। इधर से अवंती चुपचाप आगरा को सुनती रही। आगरा की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। वह सोच रही थी कि मैंने सुबह, दोपहर और शाम को कई बार आगरा को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उसने सिर्फ एक बार मुझे फ़ोन किया, जिसे मैं रिसीव करना चाह रही थी, लेकिन जब तक मोबाइल तक पहुंचती फ़ोन कट चुका था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि दूसरी तरफ से आगरा ने कहा, हेलो, क्या हुआ? जब गलती की है तो सॉरी बोलना भी सीखो। यह लच्चर पच्चर सुस्ती अच्छी बात नहीं है, आइंदा से ध्यान रखना। इतना कहकर आगरा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर अपने एक हाथ से मोबाइल को पकड़कर अपने कान से लगाई अवंती बहुत देर तक बैठी रही। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी होशो-हवास खो रही है। आगरा की बातों ने उसकी आत्मसम्मान, उसकी संवेदनाओं को जैसे निचोड़ कर रख दिया हो। उसका सिर चकरा रहा था। उसने मोबाइल को अपने कानों से हटाकर बिस्तर पर एक तरफ फेंक दिया और धड़ाम से निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी और सांसें तेज तेज चल रही थी। आज कॉलेज की इंट्रो पार्टी में जो उमंग और खुशी उसे मिली थी, आगरा के फोन ने उसे गहरी पीड़ा में बदल दिया था। वह बेचैनी से बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। तभी उसकी माँ ने आवाज दी, अवंती। लेकिन अवंती चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। उसने अपनी माँ को कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी माँ ने फिर जोर से आवाज दी, अवंती बेटा, आजा, खाना तैयार है। माँ की बात सुनकर अवंती ने कहा, माँ, मेरा मन नहीं है, तू खाना खा ले, मुझे भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी। अवंती की बात सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आई। अवंती अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी दोनों हाथों से उसके शरीर को झंझोड़ते हुए कहा, उठ बेटा, मैंने तेरे पसंद की मशरूम करी बनाई है। अवंती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। उसकी माँ ने उससे पूछा,
क्या बात है बेटा, थक गई है क्या? अवंती अपने दोनों हाथों की कोहनियों की सहायता से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे देखकर कहा, उठ बेटा, हाथ मुंह धोकर आ, खाने पर तेरे पापा और तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ की बात सुनकर अवंती ने कहा, ठीक है माँ, तो चल मैं आती हूँ। माँ ने अवंती के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और वह उसके कमरे से बाहर निकल गई। माँ के कमरे से बाहर जाती ही अवंती सोचने लगी कि शरीर की थकान से शरीर के अंग ही दुखते हैं, पर मन की थकान तो शरीर के अंग अंग को जला देती है, जिससे शरीर का मांस गलने लगता है और हड्डियां कोयला बनने लगती हैं। बिस्तर से उठकर वह सीधे बाथरूम में गई और जहां उसने हाथ मुंह धोया और फिर डाइनिंग रूम में जाकर डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी में बैठ गई। उसकी माँ उसके भाई और उसके पापा के लिए खाना परोस रही थी। अवंती को देखकर उसके पापा ने कहा, आज का दिन कॉलेज में कैसा रहा बेटा? अवंती ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहा, ठीक रहा पापा। तभी उसका छोटा भाई उनकी बातचीत के बीच में बोला, वाह, आज तो इंट्रो पार्टी में मजे किए दीदी ने। फिर अवंती को चिढ़ाते हुए वह बोला, पार्टी में खाना नहीं मिला क्या दीदी, जो थकी थकी सी लग रही हो? तभी उसकी माँ ने उसके भाई को डांटते हुए कहा, चुप कर, चुपचाप से खाना खा ले। अवंती ने एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाई और फिर वह सीधे अपने कमरे में सोने चली गई। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी कि आखिर उसमें क्या कमी है जो बार बार आगरा उसे बेइज्जत करता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह कभी भी आगरा से मोबाइल पर बात नहीं करेगी, चाहे वह खुश हो या नाराज हो। उसकी आंखें भारी हो रही थी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। आगरा को अवंती ने फोन करना बंद कर दिया था और न ही आगरा अवंती को फोन कर रहा था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। इस दौरान अवंती रोज ही कॉलेज जाती। फिजिक्स उसका पसंदीदा विषय था। उसने फिजिक्स का कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ा था। आकृत के मन मस्तिष्क में अवंती छाई थी। वह सुबह ही फिजिक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाता और जब तक अवंती वहां पहुंचती तब तक वह उसके क्लासरूम के बाहर घूमता रहता। अवंती की एक झलक पाने के लिए आकृत बेचैन रहता, पर अवंती ने कभी भी आकृत की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर कभी आकृत अवंती के सामने आ जाता तो अवंती हौले से मुस्कुराकर उससे कहती, हाय, और आकृत भी जवाब में अपना सिर हिलाकर अवंती से हाय कहता। अक्सर वह सोचता कि वह अवंती से बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन जैसे ही अवंती उसके सामने आती तो वह घबरा जाता। कुल मिलाकर आकृत का अवंती के प्रति एक तरफा आकर्षण था और आकृत ने कभी ऐसा व्यवहार भी नहीं किया था कि अवंती को यह महसूस होता कि आकृत उसके प्रति आकर्षित है। लेकिन आकृत को देखकर अवंती के मन में खुशी का संचार होता था। अवंती और आग्रह की लगभग 3 महीने से फोन पर बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन अचानक आग्रह के पापा अवंती के घर आए और अवंती के घर वालों से 1 महीने के अंदर अवंती और आग्रह की शादी करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन अवंती ने अपने पापा मम्मी से स्पष्ट कह दिया कि वो एमएससी करने के बाद ही शादी करेगी। इस वजह से आगरा और अवंती का रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने से अवंती के मम्मी पापा बहुत दुखी थे, पर अवंती बहुत खुश थी। सगाई के बाद से ही आगरा की बातें उसे दुखी करती थी। आगरा को अपनी नौकरी का बड़ा घमंड था। अक्सर वह कहता था कि उसका तो 30 लाख का पैकेज है। अवंती को हर बार वह नीचा दिखाने के प्रयास में रहता था। अवंती ने अब अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दिया था। अप्रैल के महीने में कॉलेज में अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन होता था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 अप्रैल से कॉलेज में अंतर संकाय प्रतियोगिता होनी थी। आकृत विज्ञान संकाय से सांस्कृतिक सचिव था। आकृत के प्रयास से पीएससी के कुछ छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे थे। आकृत को कविता लिखने का शौक था। कॉलेज की अंतर संकाय काव्य प्रतियोगिता में आकृत विज्ञान संकाय से प्रतिभाग कर रहा था। अवंती ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग तो नहीं लिया था, पर उसने निश्चय किया था कि वह सभी कार्यक्रम देखेगी। अंतर संकाय प्रतियोगिता
निर्धारित तिथि 10 अप्रैल से शुरू हो गई थी। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो अवंती दर्शक दीर्घा में बैठ जाती और सभी कार्यक्रम देखती। अंतर संकाय प्रतियोगिता के अंतिम दिन काव्य प्रतियोगिता थी। अवंती को श्रृंगार व हास्य रस की कविताओं को पढ़ने का शौक था। प्रतियोगिता दोपहर के 12 बजे से शुरू हुई। पहले वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं ने अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया। फिर कला संकाय के छात्र छात्राओं का काव्य पाठ हुआ। अंत में विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं का काव्य पाठ शुरू हुआ। उद्घोषक ने विज्ञान संकाय से कविता पाठ के लिए आकृत का नाम पुकारा। आकृत दर्शक दीर्घा से मंच की तरफ जा रहा था। उसने नीले रंग का कुर्ता और काले रंग की जीन्स पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से माइक को पकड़ा और अपना परिचय देने लगा। अवंती ने आकृति को देखा तो वह मुस्कुराई। आकृति को देखना और उससे मिलना अवंती को हमेशा ही अच्छा लगता था। आकृति ने अपनी कविता मन का बोझ सुनाई। फिर उसने अपनी दूसरी कविता तन्हाई सुनाई। अवंती ने आकृति की दोनों ही कविताओं को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया। अपनी कविता समाप्त कर आकृति मंच से उतरा तो उसे दर्शक दीर्घा में बैठी अवंती तालियां बजाती दिखी। दोनों की नजरें मिली। दोनों एक साथ मुस्कुराए, पर आकृति की हिम्मत नहीं हुई कि वो अवंती के पास जाकर उससे पूछे कि अवंती को उसकी कविता कैसे लगी। वह मन महसूस कर दर्शक दीर्घा की तरफ एक तरफ बिछी कुर्सी में बैठ गया। अवंती जब भी किसी कारण से निराश होती या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता तो वह आकृति की कविताएं सुनती जो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। इसी तरह दिन बीतते गए। अवंती और आकृति अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। परीक्षा समाप्ति के बाद आकृति अपने गांव चला गया तथा अवंती एमएससी फाइनल की कुछ किताबें खरीदकर उनके अध्ययन में जुट गई। परीक्षा समाप्ति के बाद परिणाम आया तो आकृति और अवंती अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे। आकृति ने बीएड करने का फैसला किया। उसने बीएड की प्रवेश परीक्षा दी जिसमें उसका चयन हो गया। दूसरे शहर के कॉलेज में उसे बीएड में प्रवेश मिल गया। अब आकृति अध्ययन में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अवंती कई महीनों से दिखी नहीं थी, पर अवंती के लिए एक तरफा आकर्षण अब भी उसके मन में था। बीएड करने के 1 वर्ष बाद आकृति की केंद्रीय विद्यालय शिमला में टीजीटी गणित के पद पर नियुक्ति हो गई थी। शिमला में प्रकृति के साथ साथ आकृति गीत और कविताओं के सृजन में लगा रहता। विद्यालय में अध्यापन के बाद उसे जब भी समय मिलता वो कविताएं लिखता। विद्यालय में खेल गतिविधियों जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस व क्रिकेट में शामिल होकर वह अपना समय व्यतीत करता। वह अपनी दिनचर्या व अब तक के जीवन की उपलब्धियों से खुश तो था, लेकिन अवंती की याद दिन में कम से कम एक बार उसके मस्तिष्क में दस्तक दे जाती थी। उसके पास अवंती का मोबाइल नंबर नहीं था। कई बार आकृति ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में अवंती को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसे लगा कि शायद अवंती फेसबुक व इंस्टाग्राम का प्रयोग नहीं करती है। आकृति को थोड़ा बहुत ही जानकारी थी कि अवंती की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अवंती की सगाई टूटने की उसे जानकारी नहीं थी। कई बार वो सोचता कि अब तक तो अवंती की शादी भी हो चुकी होगी। वाकई एक तरफा प्रेम भी बहुत खतरनाक होता है, जिसमें इंसान रेगिस्तान की मरीचिका सा भटकता रहता है। एक तरफा प्रेम एक ऐसे भ्रम को उत्पन्न करता है कि इंसान कल्पनाओं के समंदर के बीच में गोते लगाता रहता है, लेकिन हकीकत के किनारे तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है। आकृति को केंद्रीय विद्यालय शिमला में कार्य करते हुए 1 वर्ष हो चुका था। मई माह की 3 तारीख को कक्षा 9 के विद्यार्थियों की गणित विषय में गतिविधियां होनी थी। आकृति उसी विषय में प्रधानाचार्य से मिलना चाह रहा था। सुबह के 10:30 बजे का समय था। प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर पहुंचकर आकृति ने प्रधानाचार्य से मिलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही आकृति प्रधानाचार्य कक्ष के अंदर गया। प्रधानाचार्य शरद ठाकुर का अभिवादन करने के पश्चात प्रधानाचार्य ने आकृति को अपने सामने रखे कुर्सी में बैठने का इशारा किया। आकृति ने प्रधानाचार्य से लगभग 5 मिनट तक चर्चा की। फिर वह प्रधानाचार्य का अभिवादन कर प्रधानाचार्य के कक्ष से बाहर आ गया।
जैसे ही वह प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर आया तो उसने देखा कि प्रधानाचार्य कक्ष के ठीक सामने अतिथि कक्ष में एक लड़की बैठी हुई थी और वह एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिख रही थी। लड़की ने पीला सूट पहना हुआ था। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। एक क्षण के लिए आकृति को लगा कि इस लड़की की तरह शारीरिक संरचना वाली लड़की को उसने कहीं तो देखा है। फिर वह सोचते हुए कि विद्यालय में तो कई प्रकार के लोग आते जाते हैं, वह तेजी से कक्षा 9 के कक्षा कक्ष की तरफ चला गया। उस दिन लगभग दोपहर के 1 बजे से कक्षा 9 के विद्यार्थियों की गतिविधियों का प्रदर्शन हुआ, जो 3 बजे तक चला। प्रधानाचार्य पूरे समय तक विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित गतिविधियों का अवलोकन करते रहे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद आकृत प्रधानाचार्य को उनके कक्ष तक छोड़ने गया। जैसे ही वह प्रधानाचार्य के कक्ष से बाहर आया तो उसकी नज़र विद्यालय के बरामदे के एक तरफ मोबाइल से बात कर रही लड़की पर पड़ी। वह चौंका। वो वही पीले सूट वाली लड़की थी जो सुबह के समय विद्यालय के अतिथि कक्ष में बैठकर सफ़ेद कागज पर कुछ लिख रही थी। लड़की की पीठ आकृति की तरफ थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आकृति को फिर से लग रहा था कि इस कदकाठी की लड़की को उसने कहीं तो देखा है। तभी उसके मुंह से जोर से निकला, अवंती। फोन पर बात कर रही लड़की के कानों तक आकृति की आवाज पहुंची तो वो चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ी तो सामने आकृति खड़ा था। दोनों के मुख से एक साथ निकला, तुम। आकृति अवंती को देखकर खुशी से जैसे सातवें आसमान पर जा रहा था। वह अवंती को आश्चर्य से निहार रहा था। उस समय वह सोच रहा था कि कुछ भी तो नहीं बदली है ये। पीले सूट में स्वर्ण आभा लिए इसका चेहरा, सांचे में ढला बदन, सुकून देती मुस्कान, ये तो पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही है। उधर आकृति को देखकर अवंती बहुत खुश थी। आकृति के चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत थी। कॉलेज के अंतर संकाय प्रतियोगिता में अपने मोबाइल पर आकृति की जो 2 कविता अवंती ने रिकॉर्ड की थी वो अवंती को पूरी याद हो गई थी। लगभग 2 मिनट तक वह दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे कि तभी आकृति के पीछे से एक आवाज आई, मिस्टर आकृति। आवाज प्रधानाचार्य शरद ठाकुर की थी जो अपने कक्ष से बाहर निकलकर उनकी तरफ आ रहे थे। आकृति प्रधानाचार्य की आवाज सुनकर पीछे की तरफ मुड़ा तो सामने प्रधानाचार्य शरद ठाकुर को खड़े देखा। प्रधानाचार्य शरद ठाकुर ने मुस्कुराते हुए अवंती की तरफ देखा। फिर वे आकृति से बोले, मिस्टर आकृति, इनसे मिलिए, हमारे विद्यालय की नई पीजीटी फिजिक्स, मिस अवंती। प्रधानाचार्य की बात सुनकर अवंती और आकृति दोनों मुस्कुराए। प्रधानाचार्य ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा और उन दोनों से पूछा, आप दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हो क्या? दोनों ने एक साथ कहा, जी सर। तब प्रधानाचार्य ने आकृति से पूछा, कैसे? आकृति ने जवाब दिया, सर, अवंती एमएससी में मेरी जूनियर थी। और आकृति की बात सुनकर प्रधानाचार्य ने कहा, ओके। फिर अवंती की तरफ देखते हुए वो बोले, मिस अवंती, आपके रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर में टाइप 3 का हाउस नंबर 14 आवंटित किया गया है। फिर आकृति से बोले, ठीक रहेगा ना? आकृति ने जवाब में कहा, यस सर। तभी अवंती ने प्रधानाचार्य सर ठाकुर से कहा, सर, मैं आज शाम की बस से देहरादून जाऊंगी, फिर 6 मई को अपना सामान लेकर यहाँ पहुँचूंगी। और तब प्रधानाचार्य ने कहा, ठीक है, तुमने लीव एप्लीकेशन तो दे ही दी है। इतना कहकर प्रधानाचार्य वहाँ से तेज तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ चले गए और वहाँ पर रह गए आकृति और अवंती। आकृति पहले की तरह इस बार भी अवंती को देखकर होशहवास खो रहा था। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इस बार अवंती ने पहल करते हुए कहा, तुम यहाँ कब से हो? आकृति ने कहा, पिछले 1 वर्ष से मैं यहाँ पर टीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हूँ। अवंती ने कहा, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। और आकृति ने कहा, मुझे भी। उस समय अवंती ने आकृति का मोबाइल नंबर ले लिया और आकृति को भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। उस दिन अवंती शाम 5 बजे की बस से देहरादून चली गई। आकृति का संकोच उस दिन भी खत्म नहीं हुआ था। वह अवंती से कहना चाह रहा था कि
वह उसे अपनी बाइक से स्कूल से बस स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के प्रधानाचार्य को बस स्टेशन की तरफ जाना था, इसलिए उन्होंने अवंती को अपनी कार से बस स्टेशन तक छोड़ दिया था। आकृत अवंती के उसके विद्यालय में शिक्षिका बनकर आने से बहुत खुश था। उस दिन वह रात भर कॉलेज के दिनों की याद और अवंती के बारे में सोचता रहा। वह पूरी रात सो नहीं सका था, पर उसके मन मस्तिष्क में एक सुकून था जो उसके तन के रोम रोम को आनंदित कर रहा था। वो मस्ती में झूमना चाह रहा था। वो ईश्वर की कृपा के लिए बार बार ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था। अगले दिन सुबह अवंती ने आकृत को व्हाट्सएप मैसेज किया, मैं देहरादून पहुंच गई हूँ। आकृत ने जवाब में मैसेज किया, सुप्रभात। फिर लिखा, ओके। दूसरी तरफ से अवंती ने खुशी वाली इमोजी सेंड की। इसी तरह 2 दिन बीत गए। अवंती ने आकृत को न तो फ़ोन किया और न ही व्हाट्सएप मैसेज किया। तीसरे दिन रविवार सुबह के 6 बजे आकृत सुबह की सैर के लिए स्कूल के मैदान में गया था, तो उसे वहाँ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी स्कूल परिसर के अंदर आती दिखी, जो टीचर्स कॉलोनी के हाउस नंबर 14 की तरफ रुक गई थी। आकृत समझ गया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी में अवंती देहरादून से अपना सामान लेकर पहुंच गई है। वह तेज तेज कदमों से हाउस नंबर 14 की तरफ जा रहा था कि उसने देखा स्कॉर्पियो गाड़ी से अवंती उतर रही है और उसके बाद एक उम्रदराज महिला गाड़ी से उतरी। थोड़ी देर में आकृत हाउस नंबर 14 के आंगन में पहुंच गया था। अवंती गाड़ी से अपना सामान उतार रही थी। आकृत ने उसके पीछे जाकर धीरे से कहा, हाय। आकृत की आवाज सुनकर अवंती चौंकी। वह पीछे की तरफ मुड़ी। सामने आकृत को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, हाय। तभी आकृत ने अपना एक हाथ बढ़ाकर अवंती के हाथ से बैग ले लिया। बैग थोड़ा भारी था, जिसे उठाकर आकृत ने हाउस नंबर 14 के बरामदे में रख दिया। आकृत और गाड़ी के ड्राइवर ने एक एक कर सारा सामान गाड़ी से निकालकर बरामदे में रख दिया था। अवंती ने ड्राइवर को किराया देकर वहां से विदा कर दिया। अवंती के साथ आई महिला बरामदे की एक तरफ खड़ी थी। अवंती ने महिला को आवाज दी, माँ, ये आकृत हैं, मेरे एमएससी के सीनियर। और फिर वह आकृत से बोली, यह मेरी माँ। आकृत ने उसकी माँ का अभिवादन किया। उस दिन लगभग सुबह के 8 बजे तक आकृत, अवंती और अवंती की माँ ने सारा सामान हाउस नंबर 14 के अंदर रख दिया था। उसके बाद आकृत अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद अवंती और आकृति की स्कूल में हाय हेलो हो जाती। रात को खाना खाने के बाद आकृत टहलने जाता तो अवंती और उसकी माँ भी स्कूल परिसर में खाना खाने के बाद टहलते। कभी कभी आकृति की उनसे बात हो जाती। अवंती की माँ आकृत से कहती कि वह कभी चाय नाश्ता करने उनके कमरे में आए, पर संकोची स्वभाव का आकृत जी आंटी आऊँगा कहकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ जाता था। आकृत भी टीचर्स कॉलोनी के ब्लॉक B2 में रहता था, जो अवंती के आवास हाउस नंबर 14 से काफ़ी दूर था। वह मई माह का अंतिम रविवार था। आकृत सुबह के 6 बजे शहर के लिए स्कूल के मैदान की तरफ जा रहा था। तभी उसे नीले रंग का ट्रैक सूट पहने खेल मैदान की तरफ तेज तेज कदमों से जाती हुई अवंती दिखी। थोड़ी देर में आकृत भी खेल मैदान के अंदर पहुंच गया। अवंती तेज तेज कदमों से चलते हुए खेल मैदान में चल रही थी। आकृत भी रोज की तरह खेल मैदान में दौड़ने लगा। अवंती ने आकृत को दूर से ही देखा तो वह रुक गई। जब आकृत उसके नजदीक आया तो उससे मुस्कुराते हुए बोली, हाय। आकृत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाय। फिर दोनों ही साथ साथ तेज कदमों से मैदान में चलने लगे। चलते चलते अवंती बोली, आज से मैंने भी शुरू कर दिया है मॉर्निंग वॉक। तब आकृत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आकृत बोला, मॉर्निंग वॉक के बाद पूरे दिन में शरीर स्फूर्ति व ताजगी से भरा रहता है। अवंती ने आकृत की बात में सहमति जताते हुए कहा, फिर अवंती ने आकृत से पूछा, कविताएं नहीं लिखते क्या आप? अवंती की बात सुनकर आकृत उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था कि अवंती ने आकृत की कविता मन का बोझ उसे सुना दी। आकृत ने आश्चर्य जताते हुए अवंती से पूछा, तुम्हें ये कैसे याद है? मैंने तो
अंतर संकाय प्रतियोगिता के बाद इसे किसी पत्रिका में भी नहीं छपाया था। आकृति की बात सुनकर अवंती ने उसे बताया कि उसने कॉलेज की अंतर संकाय प्रतियोगिता के दिन उसकी दोनों कविताएं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दी थी, जो उसे कंठस्थ याद हो गई हैं। उस दिन मॉर्निंग वॉक करते हुए आकृति ने अवंती को बताया कि वह कभी कभी कविताएं लिखता है। तब अवंती ने आकृति से कहा कि वो जब भी कोई कविता लिखे तो उसे व्हाट्सअप जरूर करे। उस दिन आकृति का संकोच काफी हद तक समाप्त हो गया था। उस दिन के बाद रोज ही अवंती और आकृति सुबह मॉर्निंग वॉक पर स्कूल के खेल मैदान में मिलते। दोनों साथ साथ टहलते। आकृति अवंती को जो कविता व्हाट्सअप करता, अवंती उस पर आकृति से चर्चा करती। आकृति की कविताओं में श्रृंगार भाव ज्यादा होता था। अवंती आकृति से पूछती कि स्त्री और पुरुष के प्रेम का स्रोत सौंदर्य ही क्यों है, और प्रेम की परिणति देह की चाह और सुख क्यों है। जवाब में आकृति कहता कि प्रेम को तो सौंदर्य ही प्रिय है, चाहे वो मन का हो या तन का। प्रेम भले ही तन के सौंदर्य को देखकर उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वह टिकता मन व हृदय की निश्चलता व सरलता पर ही है। देह की चाह प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम के आवरण में लिपटी वासना है। एक दिन अवंती ने आकृति से पूछ लिया, आकृति, तुम्हारी कविताओं की नायिका सचमुच में कोई है या सब कल्पनाओं की रचना है। अवंती की बात को सुनकर आकृति ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अवंती वो कवि ही क्या जो कल्पनाओं को गूंथ कर कविता न लिखे। कल्पनाएं ही तो कवि की धरोहर होती हैं। अवंती आकृति की बात से संतुष्ट नहीं हुई। उसने पूछा, फिर भी? इस बार आकृति ने अवंती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, क्यों नहीं, हमारे आसपास के घटनाक्रम व लोगों का असर तो पड़ता ही है कविता लेखन में। आकृति की बात सुनकर अवंती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धीरे धीरे अवंती को आकृति से बात करते हुए महसूस होने लगा था कि आकृति उसकी तरफ आकर्षित है। हर वर्ष जून माह में शिमला में ग्रीष्म उत्सव होता था। शिमला की माल रोड के एक तरफ बड़े से मैदान में ग्रीष्म उत्सव के कार्यक्रम होते थे, जो शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक चलते थे। उस दिन जून माह का प्रथम रविवार था। आकृति ने सुबह की मॉर्निंग वॉक के समय अवंती को बताया कि वह आज ग्रीष्मोत्सव के कार्यक्रम देखने जाएगा। उसने अवंती से साथ चलने को कहा, लेकिन अवंती ने उसे बताया कि वह अपनी माँ से पूछकर बताएगी। अवंती ने मॉर्निंग वॉक के बाद अपने कमरे में पहुंचकर अपनी माँ को बताया कि वह आकृति के साथ ग्रीष्मोत्सव के कार्यक्रम देखने जाना चाह रही है, तो उसकी माँ ने उसे खुशी खुशी अनुमति दे दी। उस दिन शाम के 4 बजे अवंती आकृति के साथ उसकी बाइक में बैठकर ग्रीष्मोत्सव देखने जा रही थी। शिमला के माल रोड के बाईं तरफ एक लेडीज बुटीक को देखकर अवंती ने आकृति से कहा, रोको रोको, बाइक रोको। अवंती की बात सुनकर आकृति ने बाइक रोकते हुए कहा, क्या हुआ? अवंती एक झटके से बाइक से नीचे उतरी और वह आकृति से बोली, मुझे यहाँ से एक सूट खरीदना है। और तब आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बाइक को पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ। आकृति की बात सुनकर अवंती चहकते हुए बुटीक के अंदर चली गई। आकृति थोड़ी देर में अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ी कर बुटीक के बाहर खड़ा हो गया। उधर अवंती ने काफ़ी खोजबीन के बाद एक सूट पसंद किया था। वह उस सूट को पहनकर आकृति से पूछना चाह रही थी कि उसे सूट कैसा लगा, इसलिए बुटीक के चेंजिंग रूम में उसने सूट पहना और वह बुटीक के बाहर आ गई। बुटीक के बाहर एक किनारे पर आकृति खड़ा था और अपना मोबाइल चला रहा था। अवंती ने चहकते हुए आकृति से पूछा, कैसा लग रहा है सूट? अवंती की बात सुनकर आकृति ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। अवंती ने पीले रंग का सूट पसंद किया था। आकृति अवंती को बस देखता ही रह गया। उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। अवंती आकृति को देखकर असहज हो रही थी। उसने फिर आकृति से पूछा, बताओ ना, इस सूट में मैं कैसे लग रही हूँ? अवंती की बात सुनकर आकृति के मुंह से निकला, अवंती, तुम ऐसी लग रही हो जैसे मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था। हाँ, तुम ऐसी लग रही हो जब तुम स्कूल में ज्वाइनिंग करने आई थी, वही इंद्रलोक की अप्सरा जैसी। आकृति की बात सुनकर अवंती थोड़ी शर्माई, फिर तेजी से बुटीक के अंदर चली गई। बुटीक में शॉपिंग करने के बाद वे दोनों आइसक्रीम पार्लर में गए, जहां आकृति ने अवंती का हाथ पकड़ते हुए कहा, अवंती, मैं तुम्हारे आकर्षण में बंध गया हूँ।
मैं तुमसे मेरा प्रेम स्वीकारने का अनुरोध कर रहा हूं अवंती। तब अवंती ने धीरे से अपनी पलकें बंद कर दी। कुछ देर के लिए दोनों की मध्य खामोशी रही। फिर आकृत ने अवंती से कहा, तुम्हारे तन और मन के सौंदर्य से मेरा प्रेम सुगंधित हो रहा है अवंती। तब अवंती ने धीरे से अपनी पलकें खोली और वो बोली, मुझे तुमसे ऐसा सुनना अच्छा लग रहा है आकृत। मेरे हृदय ने तुम्हारे प्रेम के आमंत्रण को स्वीकार किया। यह पल दोनों के लिए अनमोल था। दोनों के हृदय की धड़कनें समान आवर्ती से कंपन कर रही थी। उनके प्रेम का आयाम बढ़ गया था। वे दोनों ही एक नए बंधन में बंधने जा रहे थे।